साथियों, आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, आज बात मैं राष्ट्रीय राजनीति में घट रही परिवारवादी घटनाओं के बारे में करना चाहता हूँ। यूँ तो इस देश में अधिकांश दल परिवारवादी हैं, जहाँ पर परिवार की विरासत कोई उनका उत्तराधिकारी ही संभालता है। लेकिन उसके भी कुछ कायदे और कानून निर्धारित होते हैं। जितने भी परिवारवादी दल हैं, यदि इनको मैं सफ़ेद पोशों का गिरोह कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि चंबल सहित तमाम जगहों पर डकैतों के गिरोह हुआ करते थे। लेकिन वो जो डकैत थे वो रात्र में डकैती डालते थे और उनका लिबास प्रायः काला हुआ करता था। लेकिन आज के जो ये राजनीतिक गिरोह हैं, परिवारवादी दल हैं, वो सफ़ेद पोश हैं, सफ़ेद कपड़े पहनते हैं और दिन के उजाले में डकैती डालते हैं। बात आज एक दुखद घटना से शुरू करता हूँ, और वो बात ये बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से ये सफ़ेद पोश डकैत इस देश में डकैती डालने के लिए संस्कार, लाज, लिहाज सब कुछ भूल जाते हैं। साथियों, आपको मालूम होगा कि आज से 3-4 दिन पहले एक दुखद घटना घटी, जब प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार की मृत्यु हो गई। अजीत पवार से आप लोग भली भांति परिचित होंगे। अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति के भीष्म पितामह कहे जाने वाले शरद पवार के भतीजे थे। शरद पवार ने कांग्रेस पर परिवारवादी होने का आरोप लगा करके कांग्रेस छोड़कर अपनी एक नई पार्टी एनसीपी, नेशनल कांग्रेस पार्टी बनाई थी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बनाई थी, और उसके अध्यक्ष रहे, आज भी हैं। लेकिन कहते हैं ना कि समय वापस आता है। समय शरद पवार का भी वापस आया, जब उनके परिवार में भी इसी मुद्दे को लेकर, परिवारवाद के मुद्दे को लेकर ही विघटन हो गया। जब शरद पवार ज़्यादा असक्षम हुए तो उन्होंने एनसीपी का अध्यक्ष अपनी सांसद बेटी सुप्रिया सुले को बनाना चाहा। उससे कुपित होकर उनके जो वास्तविक राजनीतिक उत्तराधिकारी थे, जो उनके साथ अक्सर रहा करते थे, उनके भतीजे अजीत पवार ने पिछली सरकार में कांग्रेस एनसीपी को तोड़ करके, शरद पवार से विधायकों को तोड़ करके एनडीए से हाथ मिला लिया। और उसी तरह जैसे शिंदे ने उद्धव से शिवसेना तोड़ करके एनडीए से गए हाथ मिलाया और मुख्यमंत्री बन गए। अजीत पवार शिंदे सरकार में भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, और उसके बाद जब अभी हालिया चुनाव हुए विधानसभाओं के और भाजपा लगभग पूर्ण बहुमत की कगार पर पहुंची, तो उसने शिंदे को मुख्यमंत्री पद न दे करके अपना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बना दिया। लेकिन देवेंद्र फडणवीस सरकार में भी अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बने रहे। अब ये बताने की ज़रूरत मुझको शायद नहीं होगी कि ये वही अजीत पवार थे जिनके लिए कांग्रेस के पितामह, कांग्रेस के चाणक्य जैसे महानुभाव कहा करते थे कि अजीत पवार ने सिंचाई घोटाले के नाम पर 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है और इनको जेल जाना है, चक्की पीसना है, पीसना है, पीसना है। लेकिन जैसे ही अजीत पवार ने शरद पवार की पार्टी को तोड़ करके भाजपा से हाथ मिलाया, वैसे ही उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया गया।
प्रकृति की ये मर्मांतक घटना थी कि पिछले 4 दिनों पहले अजीत पवार की प्लेन क्रैश में दुखद मृत्यु हो गई। एक बार राजनीतिक चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ कि शायद फिर से ये पवार परिवार एक हो जाएगा और एनसीपी शरद पवार और एनसीपी अजीत पवार के दलों का विलय हो जाएगा, जिससे कुछ खलबली सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में भी पड़ी। और उसका हश्र ये हुआ कि अजीत पवार के मरने के 3 दिन बाद ही उनकी राज्यसभा सांसद पत्नी सुनेत्रा पवार को डिप्टी चीफ मिनिस्टर पद की शपथ दिला दी गई। और जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुनेत्रा पवार हो जाएंगी तो राज्यसभा की सीट उनको खाली करनी पड़ेगी और उस राज्यसभा की सीट पर उनके ही पुत्र पार्थ पवार को नामित करने का पूरा प्लान भी बना दिया गया। साथियों, हम आप इंडिया में रहते हैं, भारत में रहते हैं, जिसको हिंदुस्तान भी कहा जाता है, और ये तथाकथित अपने आप को हिंदू कहने वाले लोग ये भली भांति जानते हैं कि किसी की मृत्यु या सूतक होने पर कम से कम 13 दिन का शोक मनाया जाता है। लेकिन इस मामले में सुनेत्रा पवार जी ने 13 दिन का भी समय नहीं लिया। पत्नी होने के बाद भी और 3 दिन के बाद ही वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पहुंच गई और उसकी सूचना अपने चचिया ससुर शरद पवार को भी नहीं दी। शरद पवार उस शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित नहीं थे। साथियों, एक ऐसा समय आ गया जहां ये कौन सा समय है। इनके पहले केवल एक उदाहरण ऐसा मिलता है जहां बिना 13 दिन, और वो उसको आप कानूनी भी कह सकते हैं, नैतिक भी कह सकते हैं, अनैतिक भी कह सकते हैं, कि जब 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, उसके कुछ घंटे बाद ही उनके पुत्र राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया गया। हम कहाँ पहुँच गए हैं जहाँ संस्कारों पर सियासत भारी पड़ गई। 13 दिन तक शोक मनाना हर आम भारतीय का एक संस्कार है। कम से कम 13वीं तक कोई भी शुभ कार्य उस परिवार में नहीं किए जाते जहां किसी की मृत्यु होती है। और फिर उस व्यक्ति द्वारा जो मृतक की स्वयं पत्नी रही हो, उसने भी 13 दिन का इंतजार नहीं किया और 3 दिन बाद ही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। और ये उनके संरक्षण में हुआ जो अपने आप को सनातन धर्म का पुनरुत्थान करने वाले बताते हैं, सनातन धर्म का रक्षक बताते हैं और हिंदुत्व के अपने आप को ठेकेदार भी कहते हैं। उनके संरक्षण में ये सारे कृत्य हुए। बहुत दुखद लगता है जब संस्कारों पर सियासत भारी पड़ जाए, और सियासत सिर्फ इसलिए कि उस चोरी की कमाई को बचाया जा सके या और चोरी करके उस संपत्ति को और बढ़ाया जा सके, सिर्फ इसलिए किया जाए। निर्णय यद्यपि जनता को लेना होता है, लेकिन जनता तो अपने पथ प्रदर्शकों के इशारे पर चलती है, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र के हों या राजनीतिक क्षेत्र के हों। और राजनीतिक क्षेत्र में इतनी अधिक गिरावट आना, ये न तो राजनीति के हित में है भारतीय, और न भारतीय समाज के हित में है। क्या महाराष्ट्र में त्रिपुंडधारी पंडित नहीं रहे होंगे जिनको ये सलाह देना जरूरी था कि 13 दिन तक सूतक काल है और इस सूतक काल में कोई अच्छा कार्य नहीं किया जा सकता? क्या उनके कोई कुल पुरोहित नहीं रहे होंगे जिनके लिए ये बताना आवश्यक था
कि 13 दिन तक सूतक काल है और सूतक काल में कोई अच्छा कार्य नहीं हो सकता। लेकिन चाटुकारिता हर जगह हावी है। शायद समझा दिया गया होगा सुनेता परिवार को कि ये संस्कार तो उन लोगों के लिए हैं जो किसी मतलब के नहीं हैं, या जिनके पास कोई काम नहीं है, या जिनके पास कोई विरासत नहीं है। आज तक विरासत संपत्तियों की होती थी, संस्कारों की होती थी, लेकिन अब विरासत में सियासत भारी होने पड़ने लगी। अब विरासत सियासत की चलने लगी है। भारतीय लोकतंत्र कहाँ जाएगा, कितने दिन चलेगा, कितने दिन रहेगा, ये घटना एकमात्र छोटा सा उदाहरण। आप इस बारे में क्या सोचते हैं साथियों? अपनी राय से कमेंट के माध्यम से ज़रूर मुझको अवगत कराइएगा। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल और मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।